हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 और DECE 2 की क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। DECE 3 की जो क्लासेस हैं और DECE 4 की क्लासेस जो हमारी हैं वो भी अभी चल रही हैं। इससे पहले हमारी DECE 3 की क्लास थी आपकी 3 to 5, तो उसके बाद हमारी अब 5 to 7 है प्रोजेक्ट वर्क की क्लास। DECE 4 प्रोजेक्ट वर्क जो है वो है वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग। मैं अपनी हर वीडियो में स्टार्टिंग में आपको ये बताती हूँ कि वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन प्रोजेक्ट वर्क का मतलब ही ये होता है कि यंग बच्चों के साथ काम करना। कहाँ पर काम करना? इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, मतलब जहाँ पर बच्चों की केयर करने का कोई सेटअप हो, वहाँ पर आप बच्चों के साथ काम करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। आज हम जो हमारी क्लास है मार्किंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मार्किंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। नई गाइडलाइंस में जो मार्किंग सिस्टम आया है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। और जो पहले का अपना मार्किंग सिस्टम कॉमनली चलता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और वो कौन से एनेक्चर्स हैं मार्किंग सिस्टम वाले जो आपको आपकी प्रोजेक्ट वर्क फाइल जो आप सबमिट करते हैं उसमें लगाने हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम असाइनमेंट पे भी एक क्लास लगाऊं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं असाइनमेंट पर ही लगा दूंगी, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि आप कौन सी असाइनमेंट पर एक बार मतलब क्लास जो है वो लगवाएंगे, मतलब चाहते हैं कि कौन से कोर्स के ऊपर, कौन से कोर्स की असाइनमेंट जो है उसकी मैं क्लास लगाऊं। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो हम असाइनमेंट्स के ऊपर ही लगा देंगे। 21 सितंबर को हम आपकी क्लास जो है वो असाइनमेंट्स के ऊपर भी लगा देंगे। मार्किंग सिस्टम के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले कल हम जो ई ज्ञान कोश की साइट थी वो वर्किंग नहीं थी, तो हम जो मैनुअल्स हैं वो नहीं देख पाए थे कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे। आज साइट वर्किंग है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर वर्किंग है तो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ई ज्ञान कोश जो है आप ओपन कर सकते हैं। गूगल में जाके जब आप ई ज्ञान कोश को सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है आपकी ई ज्ञान कोश की साइट ओपन हो जाएगी। इसमें हम जो हमारा ये
इग्नो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है लेफ़्ट साइड में, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, हमारा जो कोर्स है वो स्कूल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन के अंडर आता है। इसमें डिसिप्लिन है और लेवल्स भी हैं। इसमें हम लेवल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, अदर प्रोग्राम्स। यहाँ से हम डिप्लोमा प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। आर्चीव्ड है ना, आर्चीव्ड पे आप एक बार जाके देख लीजिए कि इसमें क्या आता है। इसमें भी मैनुअल्स हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश का है। ये हिंदी का मैनुअल, इसमें सिर्फ DECE 2 का मैनुअल है। ठीक है, हमें करंट चाहिए है। ठीक है, जो आजकल है मैनुअल्स हमें वो चाहिए हैं, तो हम करंट के ऊपर ही क्लिक करेंगे। इसमें ये इंग्लिश का मैनुअल, हिंदी का मैनुअल और एक तमिल में जो मैनुअल है वो अवेलेबल है। हम हिंदी का मैनुअल ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश का करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद है DECE इन इंग्लिश, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे मैनुअल्स आपके सामने आ जाएंगे। DECE 1 2 3 4। 1 को ओपन करिए, इसमें सारे ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ। ये है हमारा ब्लॉक 1। हमारे पास आगे उसमें ऐसे यूनिट्स आ जाती हैं, यूनिट 1 2 3 4 5। ये लेटेस्ट मैनुअल है इसमें ऑनलाइन। यूनिट 1 जब हमने ओपन किया तब यहाँ पर ये यूनिट 1.pdf और व्यू और ओपन का ऑप्शन आता है। व्यू और ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये यूनिट 1 जो है वो व्यू हो जाएगी। ठीक है, जब ये यूनिट 1 यहाँ पर ओपन हो गई है तो यहाँ पर साइड पे एक सेव की ऑप्शन आ रही है। आपके पास भी सेव की ऑप्शन आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो कई बार हम राइट क्लिक करके भी कोई सेव की ऑप्शन आती है तो हम वहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सेव का ऑप्शन क्लिक किया राइट साइड से, तो मेरे पास ये यहाँ पर सेव हो जाएगी। ओके, इसी तरह से आप जो बाकी की आपके मैनुअल्स हैं वो भी आप ओपन कर सकते हैं, यूनिट 1 2 5 तक लेके। इसी तरह से ब्लॉक 2 जब आप ओपन करेंगे, यूनिट 6 7 से लेके 11 तक हैं। इसमें सिर्फ वन सिंगल यूनिट को आपने ओपन करना है। ये आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है DECE 1 का। ठीक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल मैनुअल्स भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। अभी डाउनलोड हो रहा है। उतनी देर में हम बैक जाके बाकी की अपनी जैसे ये DECE 2 है, ये चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये रिवाइज्ड है। इसमें भी उसी तरह से ही ब्लॉक आते हैं। कई बार क्या होता है ना, किसी किसी में हर बार अलग सी ऑप्शन होती है। जैसे इसमें यूनिट 1 2 3 अलग अलग भी दिए हैं, पर अगर ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ को आप क्लिक करेंगे तो इसमें जब आप यहीं जाके डाउनलोड करेंगे तब क्या होगा कि जो ब्लॉक 1 है हमारा कंप्लीट जो है वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। ब्लॉक 1 अभी ओपन हो रहा है।
ये हमारा ब्लॉक 1 जो था वो ओपन हो गया है। अभी खुल रहा है। ये आपका ब्लॉक 1, ठीक है, मैनुअल का। इसमें सिर्फ आपको पूरा ब्लॉक 1 मिलेगा, यूनिट 1 से लेके ये स्टार्टिंग की जो आपके पेजेस आ गए हैं वो। अगर आपको ऐसी ऑप्शन मिलती है तो आप ब्लॉक्स भी डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं पढ़ने के लिए। ये देखिए यूनिट 1, 2, 3 जो हैं वो इसमें आएंगे और ये कंप्लीट इसमें आते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है। ऐसे ही हिंदी के जो मैनुअल्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा DECE 4 मैनुअल में मार्किंग सिस्टम है वो कैसे दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो आपका गाइड था जिसको आप स्कूल में चूज़ करते थे गाइड को, वो गाइड जो था वो सिर्फ क्या करता था, उसके 70% मार्क्स सिर्फ उसके होते थे और 30% मार्क्स जो होते थे वो आपका जो इग्नो एक्सपर्ट था 30% मार्क्स उसके होते थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में फ्यू इयर्स मतलब कि सिर्फ इसी साल में 2025 में जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें यही बताया गया है कि अब ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया है। मतलब कि जो टीचर है उसके सिर्फ होंगे गाइड के 30% मार्क्स हो जाएंगे और जो इग्नो एक्सपर्ट है उसके 70% मार्क्स हो जाएंगे। मतलब आपके 70 में से जो मार्क्स लगेंगे वो इग्नो एक्सपर्ट लगाएगा और जो गाइड है वो 30 में से मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। वो कैलकुलेशन कैसे होनी है वो हम हमारा जो DECE 4 का मैनुअल है हम उसमें उसको देख लेंगे कि कैसे होनी है वो। सबसे पहले हम एडिशनल गाइडलाइंस में देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे उसको बताया हुआ है। ये है आपकी एडिशनल गाइडलाइंस। ये रहे, मार्क्स गिवन बाय द गाइड कैरीज 30% वेटेज एंड मार्क्स गिवन बाय इग्नो एक्सपर्ट कैरीज 70% वेटेज। उसके साथ साथ क्या है, कहते कि अगर इग्नो एक्सपर्ट को लगता है कि गाइड ने बहुत ज़्यादा या बहुत कम मार्क्स दे रखे हैं तो इग्नो एक्सपर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके मार्क्स को मॉडरेट कर सके जो कि गाइड ने आपको दिए हैं। अभी हम उसके बाद मार्क्स देख लेते हैं कि मार्क्स की डिवाइडेशन कैसी होती है।
ये हमारा DECE 4 का हिंदी का मैनुअल है। आज हम सबसे पहले हिंदी में देखेंगे। जो एंड में आपके एनेक्शर्स दिए हुए हैं ना, उसमें ये दिया हुआ है। इसमें आपका अनेक्षर 3 क और अनेक्षर 3 ख दिया हुआ है। ये अनेक्षर आपने वहाँ पर फाइल में लगाने हैं। स्पेशल इन्होंने अनेक्षर के ऊपर भी लिखा है कि इस संलग्नक के भाग क और ख को परियोजना फाइल के साथ संलग्न करना ना भूलें। आप इसकी फ़ोटो कॉपी अपने पास रखें। इसको आप यहाँ पे कट आउट दिया हुआ है, इसको आप कट करके लगा सकते हैं। इसकी फ़ोटो कॉपी जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले है भाग क, गाइड और नर्सरी स्कूल। शाला पूर्व केंद्र के मुख्य अध्यापक और मुख्य अध्यापिका द्वारा प्रयोग के लिए मूल्यांकन शीट। जो गाइड है या नर्सरी स्कूल या कोई भी शाला पूर्व केंद्र, मतलब कोई भी नर्सरी स्कूल है, कोई भी प्री स्कूल है या कोई भी आंगनबाड़ी है, किसी भी तरह का कोई केंद्र है जिसमें कि बच्चे पढ़ते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ पर जो गाइड है या उनके प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं, कोई भी हैं वहाँ पे अवेलेबल, तो ये सिर्फ उनके लिए ही मूल्यांकन शीट है। मतलब जो भाग क है वो सिर्फ उनके लिए है, जो कि आपका गाइड है या आपका इंचार्ज है या प्रिंसिपल है, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट वर्क को आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। जब आप प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट कर रहे हैं तब आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप अपनी गाइड को ये अनेक्षर एज सच भी दे सकते हैं कि वो खुद भी पढ़ लें, पर एक बार आपको भी उनको बताना पड़ेगा क्या जो मार्किंग सिस्टम है वो क्या है। इसीलिए ये जो क्लास है वो कंडक्ट की जा रही है कि आप गाइड को मार्किंग सिस्टम जो है खुद भी समझा सकें। गाइड से अनुरोध है कि नीचे दी गई शीट पर शिक्षार्थी के विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए अंकों को लिखें। कहते कि गाइड से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नीचे कोई शीट दी गई है जो भी कोई नीचे शीट दी गई है उसमें विद्यार्थी के द्वारा किए गए अलग अलग जो कार्य हैं उनके मार्क्स को आप लिख सकते हैं। ये जो मार्क्स हैं वो हर रिपोर्ट के, हर योजना के पर भी लिखे होने चाहिए। हर योजना और रिपोर्ट पर गाइड की अलग अलग टिप्पणियाँ भी लिखी होनी चाहिए
कि जैसे आपने कोई योजना प्लान की है, गाइड ने उसके ऊपर कोई कमेंटिंग की है या कोई फीडबैक दिया है, तो वो भी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। फिर जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ बाद में जब आप टीचर को वो कंडक्शन वाली एक्टिविटी दिखाते हैं, वहाँ पर भी गाइड की टिप्पणियाँ होनी ज़रूरी हैं। और उसके बाद जब आप रिपोर्ट को लिखते हैं तब भी गाइड की टिप्पणियाँ होनी ज़रूरी हैं। 3 क्रिया सत्रों के लिए बेहतर होगा यदि ये क्रिया सत्र दूसरे चरण के उत्तरार्ध के हों। अंक और टिप्पणियाँ गाइड की बजाय नर्सरी स्कूल या शाला पूर्व केंद्र के मुख्य अध्यापिका और प्रभावी द्वारा दिए जाएं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद है फर्स्ट फेज में शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक। एक तो गाइड जो है ना, वो आपको क्रिया करते हुए देख रहा है। प्रथम चरण में शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक। रिपोर्ट देखो, फर्स्ट फेज में हमें 5 दिनों के लिए गाइड को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये हमें पता है कि हमें 5 दिनों के लिए गाइड को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब हमें 5 दिनों के लिए गाइड को ऑब्जर्व करना है तो हमें उसकी जो आपने अवलोकन और विश्लेषण लिखा है या फिर उसका कोई निष्कर्ष लिखा है, उसके मार्क्स आप गाइड की बजाय जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल की इंचार्ज हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट में क्या है,
फर्स्ट ये जो मार्क्स होते हैं टोटल 50 मार्क्स होते हैं। पहले क्या था, कोविड के टाइम पे आप लोगों को एक वीडियो को ऑब्ज़र्व करके सब कुछ लिखना था, ठीक है। पर अब क्या है, आपको वीडियो को ऑब्ज़र्व करके नहीं लिखना है, क्योंकि स्कूल अभी ओपन हो चुके हैं। तो आप लोग वहाँ पर मतलब स्कूल में ही जो है जाकर बच्चों के साथ गाइड को देखिए कि गाइड कैसे बच्चों के साथ काम कर रही है। हर हर दिन 10 मार्क का होता है। अगर आप गाइड से मार्क्स लगवाएंगे तो शायद कुछ गड़बड़ भी हो जाए, पर यहाँ पर कोशिश कीजिए, अगर स्कूल की जो प्रिंसिपल है या इंचार्ज है, आप उनसे भी इसके मार्क्स जो है वो लगवा सकते हैं। हर दिन 10 मार्क लगेंगे। फर्स्ट डे भी 10, सेकेंड डे 10, थर्ड डे 10, फोर्थ डे 10 और फिफ्थ डे 10, तो मतलब टोटल हो गए 50 मार्क्स। अब गाइड आपको अगर मान लीजिए प्रतिदिन 8 मार्क देता है, तो आपके हो गए हैं टोटल 40 मार्क्स 50 में से, ठीक है। दूसरे चरण में शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक। दूसरे चरण में हम सबको पता है कि हमें टोटल 30 एक्टिविटीज़ करनी है, और उसमें हमें क्या करना है, क्रिया योजना यानी कि प्लानिंग करनी है। फिर क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना, मतलब कि हमें उनके साथ कंडक्शन करनी है एक्टिविटीज़ की। फिर उसके बाद है क्रिया सत्र की रिपोर्ट। फिर हमें एक रिपोर्ट लिखनी है। उसके बाद है आपके टोटल अंक, मतलब हर दिन का एक टोटल होगा। अब क्रिया योजना में भी जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में क्या होगा कि जो क्रिया योजना है वो 10 मार्क्स की होगी। जो क्रिया आप आयोजित करते हैं वो भी 10 मार्क्स की होगी। जो क्रिया सत्र की रिपोर्ट है वो भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। मतलब डेली का जो आपका मार्किंग है वो 30 नंबर की हो जाएगी फेज़ 2 में, ठीक है। तो टोटल हम 30 एक्टिविटीज़ इसमें करते हैं। अगर एक 30 मार्क्स की हो गई है तो 30 इंटू 30, 30 डेज़ की कितने मार्क्स की हो जाएगी, टोटल 900 की, ठीक है। अब ऊपर हमारे थे 50 मार्क्स फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में हमारे हो गए हैं 900 मार्क्स। टोटल हमारे हो गए जी 950 मार्क्स। सेकेंड डे में भी आपके 30 मार्क्स हो गए हैं पर डे के। थर्ड डे में भी 30 हो गए हैं। फोर्थ डे में भी 30 हो गए हैं। फिफ्थ डे में भी 30 हो गए हैं।
6th डे में भी 30 हो गए हैं, 7th डे में भी 30, तो टोटल हमारे जो हैं ये 900 मार्क्स हो गए हैं। अब मान लीजिए जो आपका गाइड है वो आपको क्रिया योजना में 8 मार्क देता है, क्रिया योजित करने में 7 मार्क्स देता है, और क्रिया की रिपोर्ट में वो आपको फिर से 7 मार्क्स देता है। तो टोटल आपके पास हो गए हैं 22 मार्क्स। 30 में से एक के कितने हो गए हैं 22, तो यहाँ पर जो है 22 आएगा, ना कि 30 आएगा। ठीक है, 30 तो जो है वो आपके माइंड में हो जाएगा कि हमने 900 में से ये मार्क्स देने हैं। ठीक है, अब आपके 900 में से यहाँ कितने मार्क्स आते हैं ये गाइड देखेगा। अब जो इग्नो एक्सपर्ट है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जो हमारा ये है गाइड वाला वो हम देख। यहाँ पर आपके पेज जो आपने क्रिया प्लान किया है उसके भी टोटल लगेंगे मार्क्स, यहाँ पे जो क्रिया आयोजित की है उसके भी टोटल लगेंगे, और यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके टोटल, और फिर जो कुल अंक है उसका टोटल भी यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड फेज। थर्ड फेज में जो बच्चा है लर्नर है उसके द्वारा प्राप्त अंक। थर्ड फेज हमने टोटल 5 दिनों के लिए बच्चों का पूरा हैंड ओवर लेना है, तो हम 20 एक्टिविटीज़ इसमें करते हैं। ठीक है, जब हम इसमें 20 एक्टिविटीज़ करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्यूरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या लिखनी होती है 5 दिनों के लिए। जैसे फेज़ 1 में हमें गाइड को ऑब्ज़र्व करना था, वो पर डे 10 मार्क्स का था, उसी तरह से जो इसमें आपका पाठ्यचर्या है वो भी हर दिन का 10 मार्क्स का है। उसमें आप सिंपल लिखेंगे कि हमें 8 to 8:30 क्या करना है, या जो भी कोई स्कूल का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद है हमारा कि ये भी 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो टोटल यहाँ पे हो गए हैं हमारे 50। फर्स्ट फेज़ में हमारे 50 मार्क्स हो गए थे। जो सेकंड फेज़ था उसमें हमारे हो गए हैं 900 मार्क्स। ठीक है, अब गाइड के मार्क्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और थर्ड फेज़ में हमारे गाइड के जो क्यूरिकुलम के मार्क्स हैं वो 50 हो गए हैं। ठीक है, अब टोटल हमारे 950 पहले थे, 50 इसमें और ऐड हो गए हैं, तो टोटल हमारे हो गए हैं जी 1000 मार्क्स। अब हमारे आते हैं क्रिया सत्र। पहले दिन में हमें 4 एक्टिविटीज़ करनी है, हर दिन हमें 4 एक्टिविटीज़ जो है वो करनी है।
सेम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फेज़ 2 में किया था। क्रिया योजना, क्रिया सत्र आयोजित करना और क्रिया सत्र रिपोर्ट, इन सब के क्रिया योजना के भी 10 मार्क्स हैं, क्रिया सत्र आयोजित करने के भी 10 मार्क्स हैं और क्रिया सत्र की जो रिपोर्ट है उसके भी 10 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो गया जी 30। अब जैसे मान लीजिए पहले दिन टीचर ने आपको क्रिया योजना में से 6 मार्क्स दे दिए, आपको आयोजित करने में 8 दे दिए और रिपोर्ट में भी 8 दे दिए, तो आपके टोटल हो गए हैं 22 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके आएंगे टोटल 22 मार्क्स। इसी तरह से दूसरे दिन में भी जैसे मार्क्स दिए उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। फिर दूसरे दिन पर सेम जैसे जैसे टीचर ने मार्क्स दिए वही यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट डे में कितने मार्क्स दिए, योजना में, रिपोर्ट में और उसमें आयोजित करने में क्रिया, उसमें कितने मार्क्स दिए, दूसरे दिन में दूसरी एक्टिविटी में, तीसरी एक्टिविटी में और चौथी एक्टिविटी में दिए। इसी तरह से फिर हमारा तीसरा दिन आया, उसमें भी हमने 4 एक्टिविटीज़ की। जो फोर्थ डे आया उसमें भी हमने 4 एक्टिविटीज़ की। जो हमारा फिफ्थ डे आया उसमें भी हमने 4 एक्टिविटीज़ की। अब यहाँ पर डेली की जो एक्टिविटीज़ थी उसके 30 मार्क्स हो गए, तो मतलब पूरे दिन के हो गए हैं हमारे 120 मार्क्स। 30 मार्क्स इसके हो गए, 30 इसके 60, 30 इसके 90, 30 इसके 120, मतलब एक दिन के हमारे जो टोटल हो गए हैं वो 120 मार्क्स हो गए हैं। अब हमने ये 5 दिन के लिए करना है, तो 5 दिन के मिला के हमारे टोटल हो गए हैं 600 मार्क्स। ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पर जो जितना भी क्रिया योजना हुआ है सबका उसका टोटल लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्रिया आपने आयोजित की है उसका टोटल आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसके बाद जो क्रिया की रिपोर्ट आपने लिखी है आप उसका टोटल यहाँ पर लिखेंगे। तो जो आपको जो मार्क्स मिले हैं उसका जो टोटल हो जाएगा वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये हमारे 600 मार्क्स का हो गया। ऊपर का हमारा फर्स्ट फेज़ था 50, सेकंड फेज़ हमारा हो गया है 950, थर्ड फेज़ का क्यूरिकुलम हमारा हो गया है 50। फर्स्ट फेज़ हमारा 50 का हो गया, सेकंड फेज़ 900 का, थर्ड फेज़ का क्यूरिकुलम 50 का हो गया है और जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं सारी वो एक दिन की 120 की हो गई हैं। अगर 4 एक्टिविटीज़ करते हैं तो टोटल हमारी 5 दिनों की 600, मतलब आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 1600 में से लगेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स जो हैं वो अचीव करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है तृतीय चरण के कुल अंक, मतलब क प्लस ख।
क मतलब जो क्यूरिकुलम में से, पाठ्यचर्या में से आपको मिले हैं। ख जो आपने एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं उसमें से जो आपको मिले हैं वो मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हैं हमारे परियोजना कार्य के लिए शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक। फर्स्ट फेज़ में स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, सेकंड फेज़ में प्लस सेकंड फेज़ में स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, प्लस थर्ड फेज़ में स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, जो कि अभी हमने यहाँ पर टोटल किया था वो मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय फर्स्ट फेज़ 50 का था, सेकंड फेज़ हमारा 900 का था, प्लस थर्ड फेज़ हमारा था 650 का। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया जी 1600। अब आपको उसमें से कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ पर एक स्टार लगाया गया है। स्टार का मतलब यहाँ पर ये है, यह तृतीय चरण में आयोजित क्रिया सत्रों की संख्या के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के अलग अलग अंक होंगे। मतलब यही है कि जो सारे हैं बच्चों को, जो आपको लर्नर्स को जो नंबर मिले हैं वो अलग अलग होंगे सबके, वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसके बाद है, जैसे कि आप जानते हैं गाइड और मुख्य अध्यापक और अध्यापिका दोनों द्वारा किया गया मूल्यांकन कुछ अंकों का 70% होगा। ठीक है, ये आपका मैनुअल पुराना है तो यहाँ पर 70% लिखा है, पर अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये 30% हो गया है। अभी हमने उसको रीड आउट किया था, ये देखिए गाइड द्वारा ये 30% हो गया है और इग्नू एक्सपर्ट द्वारा ये 70% हो गया है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब 70 जब हमने मान लीजिए 30% कैलकुलेट करना है, अब आपका x क्या हो गया, जो आपने मार्क्स मिले हैं, जो आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब y आपका क्या हो गया, जो आपका टोटल है, यानी कि 1600 मल्टीप्लाई बाय 30। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हम ये देखें, आपको 950 मार्क्स मिले हैं। x आपका हो गया 950, y आपका हो गया 1600, उसको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 0.59 मल्टीप्लाई बाय 30। जब हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं आपके 17.8, तो उसको अप्रॉक्स करेंगे तो वो मार्क्स बनते हैं आपके 18। यही नंबर है जो आपका फाइनल ग्रेड कार्ड जो होता है उसमें दर्शाए जाते हैं ये नंबर। गाइड से अनुरोध है कि परियोजना कार्य के दौरान शिक्षार्थी के कार्य के बारे में अपने विचारों को 200 से 400 शब्दों में व्यक्त करें। यदि आवश्यक हो तो आप अतिरिक्त शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे गाइड को ये बोला जाता है कि जब बच्चा जो है स्कूल में अपना प्रोजेक्ट वर्क का काम कर रहा था तो उस टाइम पे जो लर्नर है उसने क्या काम किया, कैसे काम किया, आप अपने जो थॉट्स हैं कि उसने एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान किया, आपके साथ कितना कोऑपरेट किया, इन सारी चीज़ों को जो है आप इसमें 200 से 400 शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको है कि आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं गाइड, तो आप
इसके साथ एक्स्ट्रा शीट भी एक अटैच कर सकते हैं। ये जो प्रोवाइडेड स्पेस है इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइड के साइन हो जाएंगे और जो स्कूल की प्रिंसिपल या इंचार्ज होंगी उनके भी साइन हो जाएंगे। जिस दिन साइन होंगे उसी दिन की डेट आएगी और वहीं का प्लेस लिखा जाएगा जहाँ पर वो साइन करती हैं। इसके बाद हमारा आता है भाग ख। इसमें जो मार्क्स हैं वो जो आपका इग्नो एक्सपर्ट है वो लगाएगा। परियोजना फाइल इग्नो में आने के बाद परियोजना फाइल के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के प्रयोग के लिए मूल्यांकन शीट जब आप इग्नो में भेज देंगे तो उसके बाद जो गाइड है जो इसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, जो गाइड है वो इसकी इवैल्यूएशन शीट को यूज़ करेंगे इसको फिल करने के लिए। एक्सपर्ट से अनुरोध है कि वो टीचर को मतलब लर्नर को अलग अलग रिपोर्ट और अलग अलग योजनाओं के अंक मिलाकर नीचे वाली शीट पर लिखें। बिल्कुल सेम है फर्स्ट फेज में, प्रथम चरण में शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि फर्स्ट फेज में हुआ था। 5 दिनों में आपने गाइड को ऑब्जर्व किया था 5 दिनों के लिए, ठीक है। तो हर दिन के कितने मार्क्स थे? 10 मार्क्स थे। पहले दिन के भी 10, दूसरे के भी 10, तीसरे के भी 10, चौथे के भी और पांचवें के भी। टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स। अब 50 में से जो एक्सपर्ट है, इग्नो एक्सपर्ट है, वो आपको कितने देता है मार्क्स, ये उस पर आपकी फ़ाइल के ऊपर डिपेंड करता है जो आप इग्नो में भेजेंगे। हो सकता है ये गाइड से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है गाइड से कम भी हो। उसके बाद हमारा आता है दूसरा चरण। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है जो मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या अलग है इसमें। दूसरे चरण में टीचर द्वारा प्राप्त अंक। क्रिया 70 तो आपके उतने ही रहेंगे 30। फर्स्ट फेज में अब क्या है कि जो योजना है उसके भी आपको जो एक्सपर्ट है वो 10 मार्क्स देगा। अब क्रिया 70 की रिपोर्ट के भी वो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स देगा, ठीक है। अब इसमें एक चेंज है, वो क्या चेंज है कि इसमें 20 मार्क्स ही हैं सिर्फ। एक जो आपकी एक्टिविटी है उसके सिर्फ 20 मार्क्स हैं इसमें, जबकि हमारा जो गाइड द्वारा था उसमें उसके 30 मार्क्स हैं।
डिफरेंस क्या है उसमें? डिफरेंस इसमें ये है कि वहाँ पर जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटी को कंडक्ट करते थे, है ना, तब वो आपके 10 मार्क्स उसके भी ऐड थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका यूट्यूब की वीडियो आप बनाएंगे या आप जो वीडियोस पेन ड्राइव में डाल के भेजेंगे, वो आप यहाँ पर लगाएंगे। अब आप यूट्यूब की वीडियो या आप पेन ड्राइव में डाल के, अब वैसे आपको पेन ड्राइव बोल दिया गया है क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालने से कई बार क्या होता है, कॉमन हो जाती है कि हर कोई उसको देख सकता है। या तो आप यूट्यूब पर डाल के बाद में डिलीट की भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपको पेन ड्राइव बोला गया है। अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें आपको पेन ड्राइव ही बोला गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, यू हैव टू सेंड द वीडियोज़ इन अ गुड क्वालिटी पेन ड्राइव, है ना। यहाँ पर लिखा है ना कि पेन ड्राइव में आपको भेजना है। कहीं भी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें यूट्यूब का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो हमें यूट्यूब पे अब अपलोड नहीं करनी है वीडियोस, हमें पेन ड्राइव में डाल के ही वहाँ पर भेजनी है। अब जो क्रिया सत्र आप आयोजित करते हैं, ठीक है, तो वो क्रिया सत्र जो है आयोजित करने वाला जो क्रिया सत्र है वो वीडियो के उसके 10 मार्क्स अलग से हैं। तो आपके भी यहाँ पर एक्सपर्ट द्वारा भी 30 मार्क्स हो गए ना टोटल, ठीक है। तो फेज़ 2 में अब एक्सपर्ट के भी कितने हो गए हैं? अगर हम 20 मार्क्स के अकॉर्डिंगली देखें तो एक्सपर्ट के हो गए हमारे 600 मार्क्स, ठीक है। अब हम इसमें अगर 30 वीडियोस ऐड करते हैं तो हमारे हो गए हैं टोटल 900 मार्क्स, ठीक है। फेज़ 2 में, फेज़ 1 में जो था वो टोटल 50 मार्क्स हो गए हैं 5 के एक्सपर्ट के भी, और जो फेज़ 2 है उसमें पहले यहाँ पर जो पुराना मैनुअल है आपका उसमें 600 मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको यूट्यूब भी बोला गया है लगाने के लिए, तो 30 मार्क्स 10 मार्क्स उसके पर डे ऐड होते हैं, तो टोटल 900 मार्क्स आपके हो गए हैं। डिफरेंस ये है कि जो गाइड है वो आपको क्रिया को कंडक्ट करते हुए देख रहा है, तो वो उसी टाइम पे उसके मार्क्स लगा देता है, उसको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर वो वीडियो देखना चाहे तो आप उसको दिखा सकते हैं। दूसरा है कि वो वीडियो जब आप इग्नो में भेजेंगे तो जो एक्सपर्ट होगा उसको नहीं पता कि आपने एक्टिविटी को कंडक्ट किया भी है या नहीं किया है, ठीक है, और कैसे किया है, किस तरह से किया है। तो वो वीडियो को देख के ही आपके जो मार्क्स हैं वो लगाएंगे। फेज़ 1 50, फेज़ 2 के 900 मार्क्स जो हैं वो हो गए हैं। अब फेज़ 3 है हमारा। फेज़ 3 में सेम उसी तरह से ही आप सब कुछ लिख के वहाँ पर भेजेंगे जो फाइल होगी आपकी, उसमें आपको 5 दिनों का क्यूरिकुलम
बन के मार्क्स मिलेंगे। 5 दिन का करिकुलम हो गया तो एक दिन के 10 मार्क्स हो गए हैं आपके। ठीक है, तो अब जो 10 मार्क्स आपके एक दिन के हो गए हैं, उसके 50 मार्क्स टोटल 5 दिनों के बनते हैं। अब एक्सपर्ट आपको गाइड से कम मार्क्स भी दे सकता है और ज़्यादा मार्क्स भी दे सकता है। उसके बाद आपको एक दिन में टोटल 4 एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्रिया योजना के मार्क्स हैं और क्रिया सत्र की रिपोर्ट के मार्क्स हैं, जैसे कि हमने फेज़ 2 में बात की थी। अब टोटल यहाँ पे आपके 20 मार्क्स बनते हैं। अगर हम 4 दिनों के देखें, 4 दिनों के देखें तो 80 मार्क्स हमारे हो गए। ठीक है, पर उसमें क्या था, 120 मार्क्स थे एक दिन की। यहाँ पर 80 मार्क्स है, 40 मार्क्स कम है। वो 40 मार्क्स हम कैसे बनाएंगे इसके, जो आप वीडियोस पेन ड्राइव में डाल के भेजेंगे वही मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसके भी पर डे जो है वो 120 मार्क्स बन जाएंगे। तो अगर 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों के इसके 600 मार्क्स हो जाएंगे। फेज़ 1 के आपके हैं 50 मार्क्स, फेज़ 2 के आपके हो गए हैं 900 मार्क्स, फेज़ 3 में जो क्यूरिकुलम है उसके भी आपके हो गए हैं 50 मार्क्स, और जो एक्टिविटीज़ जब आप एक दिन में 4 एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे तो उसके भी आपके हो गए हैं टोटल 600 मार्क्स। 50 प्लस 900, 950 प्लस 50,000 प्लस 600, टोटल हो गए हैं आपके 1600 मार्क्स। इसके बाद है फेज़ 3 के कुल अंक, मतलब कि जो क है, फेज़ 3 के जो टोटल मार्क्स हैं उसमें क प्लस ख, क जो है आपका क्यूरिकुलम के मार्क्स हो गए हैं 50, जो ख है वो आपके मार्क्स हो गए हैं इसके जो टोटल एक्टिविटीज़ थी उसके मार्क्स आपके हो गए हैं। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए हैं, 50 प्लस 600 650। अब यहाँ पर जो क प्लस ख है वो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद है हमारा परियोजना कार्य के लिए शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे प्रथम चरण, पहले फेज में आपको कितने मार्क्स मिले प्लस, दूसरे में कितने मिले प्लस, तीसरे में कितने मिले, जो कि तीसरे का टोटल यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 50 प्लस दूसरा चरण हमारा 900, तीसरा हमारा 650, टोटल हमारे पास हो गया जी 1600। अब 1600 में से मान लीजिए आपको हमने पहले माना था कि आपको 850 जो 950 जो मार्क्स थे वो मिले थे। जैसे हमने अब गाइड की बात की थी, ठीक है, उसमें हमने 950 मार्क्स का किया था तो हमारे 17.8 यानी कि 18 मार्क्स बन गए थे। अब इसमें भी हम 950 मार्क्स में से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था कि आपका जो था वो 30% मार्क्स का था। ये पुराना मैनुअल है तो यहाँ पर एक्सपर्ट के 30 लिखे हैं, पर जो आपकी नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें एक्सपर्ट जो है उसके 70% मार्क जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि फेज़ 3 में आपने कितने जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ की थी, उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कहते कि जैसे कि आप जानते हैं विशेषज्ञों द्वारा किया गया मूल्यांकन कुल अंकों का 70% होगा। ठीक है, इसलिए 70% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स हमारा हो गया है 950, वाई हमारा हो गया है 1600 और मल्टीप्लाई बाय 70। 950 को जब हम 1600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 0.594। तो इसको 0.594 को जब हम 70 से डिवाइड करेंगे
सॉरी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आता है 41.5 यानी कि 42 मार्क्स। अब एक्सपर्ट के आपके हो गए हैं 42 मार्क्स, ठीक है, वो भी ग्रेड कार्ड में लिखे जाएंगे। गाइड के आपके हो गए थे 18, 42 प्लस 18 जो हैं वो टोटल आपके हो गए हैं 60 मार्क्स। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट आएगी और प्लेस आ जाएगी। कहते कि विशेषज्ञ से अनुरोध है कि अनेक्षर 3 के भाग क के में गाइड द्वारा दिए गए अंकों और इस भाग में विशेषज्ञ द्वारा दिए गए अंकों को जोड़कर निम्नलिखित चार्ट में भरें। गाइड द्वारा 30 में से हमारे 18 आए थे, एक्सपर्ट द्वारा 70 में से हमारे 42 आए थे, तो कुल 100 में से हमारे यहाँ पर हो गए हैं 60 मार्क्स। अब विशेषज्ञ के हस्ताक्षर जो इग्नो के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर डेट और प्लेस को लिखेंगे। ये था आपका मार्किंग सिस्टम जो टोटल ऐसे ही चलता आ रहा है। इसके बाद अभी प्रैक्टिकल मैनुअल जो हमारा था वो जो हम देख रहे थे उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारे टोटल है कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसकी टोटल 10 एक्सरसाइजेज जो हैं वो दी गई हैं। इसमें भी आप 5 से 6 साल के बच्चे के लिए जो ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस है उसकी एक एग्जांपल दी गई है। इससे भी आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। अब ये देखिए, ये एक्सरसाइज 1 क्या है, कहते हैं कि वो यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको यूनिट 1 जो है उसको रीड आउट करना पड़ेगा, फिर आप ये वाली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। अब इंटरव्यू शेड्यूल्स आप कौन से यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 में, वो ये लिखा हुआ है इसमें कि कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा इंटरव्यू शेड्यूल प्रॉपर इन्होंने बना के दिया है। उसके बाद हमारा सेकंड एक्सरसाइज आएगी। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल है आपका। ये है हमारी एक्सरसाइज 2। सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जो हमारी यूनिट 5 है वो रीड आउट करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए आपको ये जो एक क्वेश्चन लिखा गया है इसमें आप लिखेंगे या जो भी कोई काम करने के लिए बोला गया है वो आप करेंगे। एक्सरसाइज 3 जो है वो आपकी यूनिट 7 से रिलेटेड है। इसमें भी एक इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है जो कि आप फिल करेंगे। उसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज 4। ये काफ़ी बड़ा है इंटरव्यू शेड्यूल। एक्सरसाइज 4 ये आपकी यूनिट 9 से रिलेटेड है। इनका मतलब ये है कि जो भी यूनिट्स इसमें लिखी गई हैं कि जब आप वो यूनिट्स को इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को करेंगे तब आपने उससे पहले उस यूनिट को ऑलरेडी पढ़ लिया हो।
ये है आपकी एक्सरसाइज 6, जिसके लिए आपको पहले यूनिट 8 और यूनिट 13 को रीड आउट करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रैक्टिकल पहले सॉल्व कर लेंगे प्रोजेक्ट वर्क को करने से पहले, तो आपके काफ़ी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल मैनुअल को भी हम एक बार पढ़ेंगे ज़रूर। उसके बाद आपका आ रहा है एक्सरसाइज 8। ये आपकी यूनिट्स 17, 21 और 33 से रिलेटेड है। उससे पहले आप एक बार उसको देख लीजिएगा, दोनों यूनिट्स को। ये है आपकी एक्सरसाइज 9। इसके लिए आपको ब्लॉक 5 में जो ब्लॉक 5 को देखना पड़ेगा और ब्लॉक 7 की जो यूनिट 30 है उसको एक बार देखना पड़ेगा। मतलब 21 से लेके 21, 22, 23, 24 ब्लॉक 4 की हैं, अब ब्लॉक 5 की हैं, और यूनिट 30 जो है वो ब्लॉक 7 की है। एक्सरसाइज 10, ये आपकी यूनिट 30 से रिलेटेड है। टोटल आपकी एक्सरसाइजेज थी 1, और उसके लिए आपको DECE 1 का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। पर उससे पहले अगर ये प्रैक्टिकल मैनुअल आप सॉल्व करते हैं तो आपको DECE 4 का प्रोजेक्ट वर्क भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये आपका DECE 1 का मैनुअल है कि कौन सी यूनिट जो है वो किस से रिलेटेड है। ब्लॉक 1 जो तभी खुला नहीं था अभी, इसमें टोटल आपका सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट 1 से लेके 30। आप वैसे भी उसको ये देखिए, यूनिट 30 3.2.3 वाला आ गया है। यूनिट 3 जो है ये रही आपकी यूनिट 3, यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक इसमें आएगा। आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम असाइनमेंट जो है वो एक बार देख लेंगे, पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो ये बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट चाहिए है, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरी असाइनमेंट का बता दूंगी कि आपको कैसे असाइनमेंट को लिखना है। असाइनमेंट लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। आपके जो मैनुअल्स हैं उन्हीं में उनके आंसर मिल जाते हैं आप लोगों को। बस फ़र्क ये होता है कि जब आप उन आंसर्स को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद जो है असाइनमेंट्स को पढ़ने के बाद ही आप जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये पूछा गया कि बच्चों के साथ प्री स्कूल में एक्टिविटी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये जानना है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी, अगर आप स्कूल के टीचर नहीं हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी, पर आपको बच्चों को एक बार ऑब्ज़र्व कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें लिख सकते हैं। आपके मैनुअल में भी उसका आंसर होगा कोई ना कोई ज़रूर, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप उसको पढ़िए और उसको अपनी लैंग्वेज में जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी असाइनमेंट्स को देख लेंगे, है ना। ये आपका हिंदी का मैनुअल था। इसी तरह से जो इंग्लिश का मैनुअल है उसमें भी आप टोटली बिल्कुल इसी तरह से ही मार्क्स को फिल करेंगे। आज की क्लास जो है हम यहीं पर ही ओवर कर लेते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम एक बार असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, है ना, इसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रही थी वो इसमें लिखी हुई हैं। ये हम एक बार कल देख लेंगे सारा टोटली, उससे आपको और भी क्लैरिटी
हो जाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।